जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 123 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जो भी वीडियो अगर हम कोई भी आपको कोई भी सूचना डालेंगे तो जो है ना उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को ज़रूर देख ले। ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अंत तक बने रहने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो से संबंधित फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक। देखिए पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आयतन जो है ना आपको न्यूनतम होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके बराबर। ठीक। देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है ये आपको 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक। ये देखिए नैनोमीटर क्या है तो ये लंबाई का बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक। इसे जो आपको एनएम द्वारा डिनोट किया जाता है नैनोमीटर को। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक। करते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित। ठीक। देखिए सूची ए में आपको क्या दिया हुआ है। सूची 1 में उच्च वेग, इधर देखिए किस, देखिए उच्च वेग से जो है किसे मापा जाता है तो ये मैक को मापा जाता है। तो ये देखिए 1 से मिल जाएगा। बी में तरंग दैर्घ्य, देखिए तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है तो ये आपको एंगस्ट्रम में मापा जाता है। देखिए बी का हो जाएगा 2। दाब, देखिए दाब को मापा जाता है आपको पास्कल में। देखिए दाब का इकाई क्या है, पास्कल है। तो ये सी के मिल जाएगा आपको 3 के साथ। डी में जो आपको ऊर्जा, तो ऊर्जा का इकाई क्या है तो जूल है आपको ऊर्जा का इकाई। ठीक। तो डी का मिल जाएगा 4, यानी कि ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो एक देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि एक तरल किसी सिलेंडरिकार पाइप से धारा रेखित रीति से वह बह रहा है तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की जो प्रोफाइल होगा, जो बनेगा तो वो कैसा बनेगा। ठीक। जैसे देखिए ये पाइप है। ठीक। सिलेंडर आकार का पाइप है। ठीक है। इस पाइप में क्या हो रहा है कि जो है ना आपको धारा रेखित रीति से बह रहा है। क्या बह रहा है तो तरल बह रहा है, कोई भी तरल इसमें बह रहा है। ठीक। देखिए बहने के क्रम में होता क्या है कि देखिए जो तरल जितना भी जो है ये पाइप के तल से जितना नज़दीक होगा वो जो है उसका गति थोड़ा कम होगा। ठीक ना, किसके अपेक्षा, जो कि जो जितना दूर होगा। मतलब क्या होगा कि जो तल से जितना नज़दीक रहेगा तो उसका गति कम होगा, अगर तल से जितना दूर होते जाएगा तो उसका गति क्या जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि देखिए सबसे पहला वाला, देखिए सबसे पहला जो ये है, ये देखिए तल के क्या है आपको तो ये आपको नज़दीक है। ठीक है। तो नज़दीक है, ये थोड़ा कम स्पीड में होगा। ठीक। ये 2 नंबर वाला देखिए इससे ज़्यादा नज़दीक होगा, ज़्यादा स्पीड में होगा, थोड़ा आगे होगा। ठीक है। ये 3 नंबर वाला देखिए ये क्या होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक तरह अब देखिए इधर देखिए पुनः ये नज़दीक होते जा रहा है इधर का नीचे वाला तल से। ठीक। तो ये जो आपको क्या हो जाएगा तो ये आपको पीछे हो जाएगा। मतलब क्या होगा देखिए इसका कुछ अंदर में जो है इसका आकार कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ऊपर वाला थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा हो गया, फिर छोटा होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि देखिए नीचे तल आ रहा है। ठीक ना। मतलब ऐसा हो जाएगा इसका आकार, लगभग ऐसा ही होगा। ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया है तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये दोनों जो है आपको पाइप का क्या है आपको तल है। ये तल का देखिए ये क्या हो रहा है, ऊपर से देखिए कम स्पीड में है और बीच वाला देखिए ज़्यादा स्पीड में है तो ये आगे बढ़ गया। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। देखिए लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होता है आपको फर्मी मीटर होता है। ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फर्मी मीटर। ठीक। अब देखिए 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है तो ये होता है आपको 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक। अगर पूछेगा 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक। अब देखिए है 1 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है आपको 10⁻10 मीटर होता है। ठीक। अब देखिए 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है 10⁻15 मीटर होता है। ठीक। ये सबको जो है ना आपको ध्यान में रखना है। ठीक। ये बार बार जो है ना आपको किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है किस चीज़ को। ठीक। देखिए 1 माइक्रोन जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है आपको कितना मीटर, 1 माइक्रोन। ठीक। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है आपको 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक ना। जब देखिए हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये कितना आ जाता है तो ये 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा
प्रकाश ऊर्जा का जो ऑप्टिकल फाइबर, यानी प्रकाश ऊर्जा में जो ऑप्टिकल फाइबर का संचरण होता है वो किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो होता है आपको किस किस प्रकार का होता है। देखिए जो है आपको कांच का बना होता है, ठीक नहीं, कांच का बना होता है, बहुत ही पतला नली होता है, ठीक नहीं। तो ये जो है आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकार करते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। इसमें से कौन है जिसका कि वेग सबसे अधिक है, ठीक। ए में दिया आपको कॉस्मिक किरण, बी में दिया हुआ है प्रकाश, सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, डी में दिया है कि पराध्वनि तरंग, ठीक है। तो इसमें से कौन हो जाएगा जो कि प्रकाश जो है ना इसका वेग जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का वेग जो है विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक वेग किस माध्यम में होता है प्रकाश का, तो ये होता है आपको निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि उचित रीति से काटे गए हीरे असाधारण चमक का आधारभूत कारण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उचित पैटर्न से जो है ना काटा हुआ हीरा जो रहता है वो आपको जो है ना एक असाधारण चमक देता है, मतलब बहुत ही चमकता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, देखिए हीरे को जो चमकता है इसका मुख्य कारण है आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। देखिए हम ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, बी में दिया है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, सी में दिया है कि वह बहुत कठोर होता है, डी में दिया है कि उससे उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। मतलब क्या है कि पूर्णांतरिक परावर्तन संबंधित यहाँ तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, ठीक ना। अब देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन होता कैसे हीरे के अंदर, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है कि बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। बहुत ही अधिक कितना होता है, तो ये लगभग होता है आपको 2.42 होता है, ठीक नहीं। जो अपवर्तनांक कितना अधिक होता है तो इसी कारण क्या होता है कि इसका क्रांतिक कोण जो है ना आपको 24 डिग्री होता है, ठीक नहीं। कि 24 डिग्री जो होता है इसका क्रांतिक कोण। तो इसमें क्या होता है जब इस प्रकाश पड़ता है तो जब इसे विशेष रूप से काटा हुआ रहता है ना, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है हीरे के पृष्ठ पर जो है ना वो बार बार जो है ना पूर्णांतरिक परावर्तन होते रहता है, ठीक ना। तो इसी कारण से ये चमकता है, ठीक। तो चमकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अपवर्तनांक सूचकांक जो है उच्च होता है, इसी कारण तो इसका क्रांतिक कोण बढ़ा 24 डिग्री। तो इसी कारण से क्या हो गया आपको पुनः जो है ना आपको बार बार जो है ना पूर्णांतरिक परावर्तन होते रहता है, चमकता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे कम वेवलेंथ यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होगा, ठीक है। देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है तो आपको बैगनी होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैगनी, ठीक। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है तो ये आपको लाल हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्यों। देखिए ट्रैफिक सिग्नल में जो होता है आपको ये खतरे का निशान जो होता है, मतलब क्या हुआ कि रुकना है कहीं पर, ठीक है। तो खतरे के निशान के रूप में क्या है आपको लाल का प्रयोग किया। तो ये किस कारण किया, देखिए लाल का प्रयोग इसी कारण से किया जाता है। देखिए इसका तरंग दैर्घ्य जो है ना आपको सर्वाधिक होता है, ठीक। क्या होता है इसका तरंग दैर्घ्य, तो ये सर्वाधिक होता है, ठीक। जब ये तरंग दैर्घ्य जब सर्वाधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा कि इसका जो है ना ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है आपको, तो ये प्रकीर्णन का जो है ना आपको व्युत्क्रमानुपात ही होता है, ठीक है। तो यह जो है ना ज़्यादा प्रकीर्णित, मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो वो जो है ना व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। प्रकीर्णन कम होगा वो कम फैलेगा और एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है। ताकि कोई भी चीज़ देखिए जल्दी से देख लेगा कि हाँ वो लाल निशान जो है ना जल्दी दिख जाएगा, अलग से ही दूर से ही वो दिखने लगता है, ठीक है। क्योंकि जो है ना कम फैलता है, ठीक नहीं, उसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। तो ये किस कारण से उसका प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि देखिए उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसी कारण से उसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपको, देखिए ऑप्शन नंबर ए में जाएगा कि इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है सर्वाधिक होती है ना, इसी कारण जो है ये कम प्रकीर्णित होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करती है। तारा जो होता है ये अपना ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है, ठीक। ये जो है आपको देखिए नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त करता है, ठीक। तो ये देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखिए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप करता है, तो इसे ही नाभिकीय संलयन भी करते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, कि परमाणु का जो ईंधन होता है उसके रूप में किसका प्रयोग नहीं होता इस समय से, ठीक। देखिए ए में दिया आपको यूरेनियम, तो यूरेनियम का तो होता ही है, थोरियम का भी होता है और प्लूटोनियम का भी था, लेकिन ये लेड जो है ये आपको परमाणुीय ईंधन में प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन है, ठीक बात है कि परमाणु बम जो कार्य करता है उसमें किसका नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें यूरेनियम का होता है, ये बात तो सही है, ठीक। और कहा है कि हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, कि हाइड्रोजन बम जो होता है इसमें जो है ना आपको ये नाभिकीय संलयन पर कार्य होता है, तो नाभिकीय संलयन पर होता है, तो किसका संलयन होता है, ये देखिए ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम के जो है ना संलयन से जो है ये बहुत ही अधिक ऊर्जा निकलता है, ठीक है ना। और यही ऊर्जा जो है क्या रहता है कोई अनियंत्रित अभिक्रिया होते रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन हुआ, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। जितना भी रेडियोधर्मी पदार्थ है वो जो है ना आपको अल्फा हो गया, बीटा कण हो गया और गामा कण, ये तीनों उत्पन्न करता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपको, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ आपको दिया है परमाणु शक्ति केंद्र। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, तो परमाणु शक्ति केंद्र दिया हुआ है, और सूची 2 में दिया आपको स्थित राज्य, मतलब वो किस राज्य में स्थित है परमाणु शक्ति केंद्र। ठीक, देखिए ए में दिया आपको कल्पक्कम, तो ये कल्पक्कम कहाँ बैठती है, तमिलनाडु में। ठीक, तो ये 3 के साथ मिल जाएगा, एक इसके साथ 3 के साथ। ठीक, बी में दिया है नरोरा, तो नरोरा कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो बी मिल जाएगा आपको 1 के साथ। ठीक, अब देखिए सी में दिया आपको काकरापारा, देखिए काकरापारा कहाँ है, तो ये काकरापारा आपको गुजरात में। ठीक, यानी कि सी मिल जाएगा आपको 2 के साथ। ठीक, अब देखिए डी में दिया ट्रॉम्बे, तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, तो डी मिल जाएगा आपको 4 के साथ। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। देखिए भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। देखिए अमलगम में क्या होता है कि अमलगम में जो है ना पारा जो है जब किसी भी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे ही अमलगम कहते हैं। ठीक, देखिए मतलब क्या हुआ कि पारा जो है ना कोई भी धातु के साथ मिल जाएगा तो अमलगम बना लेगा। ठीक, देखिए ए में दिया हुआ आपको जस्ता तांबा, ये तो नहीं होगा, यहाँ पारा तो होना कंपलसरी है, तो कट गया। बी में जो है आपको तांबा टीन, ये भी नहीं होगा। सी में देखिए पारा और जस्ता, यानी कि पारा जो है ये किसी भी धातु के साथ, जस्ता धातु ही है, इसके साथ मिल गया तो अमलगम बना लिया। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा। ठीक है, दूध जो होता है इसका आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता जो हम निकालते हैं तो ये आपको निकलता है तो लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है इसको। ठीक, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेक्टोमीटर। ठीक, अब देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हाइड्रोमीटर। ठीक, तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आपको आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ठीक, बी में दिया आपको ब्यूटीरोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध देखिए या दूध से संबंधित उत्पाद जो होता है उसमें वसा की मात्रा को मापा जाता है आपको ब्यूटीरोमीटर द्वारा। ठीक, और डी में दिया थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। देखिए सोलर सेल क्या करता है कि सूर्य ऊर्जा को जो है आपको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, तो इसमें देखिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए जर्मन सिल्वर नाम से लगता है कि जर्मन सिल्वर, यानी कि इसमें सिल्वर होगा। ठीक ना, लेकिन ये नाम में ही सिर्फ सिल्वर लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन इसमें सिल्वर रहता नहीं है। ठीक ना, देखिए इसमें आखिर रहता क्या क्या है, देखिए इसमें रहता है आपको तांबा रहता है, तो तांबा कितना रहता है, तो ये रहता है आपको 50%। ठीक, 50% में तांबा ही रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको जस्ता रहता है, तो जस्ता कितना रहता है, तो 35% रहता है। उसके बाद देखिए इसमें निकेल रहता है, तो निकेल कितना रहता है, तो 15% रहता है। ठीक ना, ये सब इसका संयोजन है। ठीक, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। ठीक, देखिए जर्मन सिल्वर जो है इसे ही निकेल सिल्वर भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, निकी चांदी का प्रतिशत पूछा तो चांदी 0% हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फोटोवोल्टाइक सेल संबंधित है किस चीज़ से। ठीक, देखिए फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है ये आपको सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि तेल के अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुख्य पृष्ठ क्या होगा। देखिए तेल के ये टैंकर है। ठीक, इस टैंकर में क्या है आपको कि तेल भरा हुआ है। ठीक, ये जो है ना तेल भरा हुआ है। अब देखिए समान त्वरण से जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होगा आपको क्षैतिज में जो है ना अनतल होगा कि पिछले सिरे पर जो है ना इसमें आगे जब बढ़ेगा ना ये देखिए पानी, तो ये तेल जो है ना आपको स्थिर ही रहेगा। ठीक ना, तो स्थिर रहेगा तो पिछले सिरा पर क्या हो जाएगा आपको गहराई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा, कि क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर जो है अधिक गहराई होगा। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कहा है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन है। ठीक ना, यानी कि तेजी गति से 4 पहिए वाला वाहन जा रहा है किस पथ पर, तो वृत्ताकार पथ पर जा रहा है। ठीक, तो इसमें क्या क्या होगा, देखिए एक में दिया है कि बाहरी पहिए उल्टेगा। ठीक है, कि जाएगा तो बाहरी पहिया नहीं उल्टेगा। ठीक, तो सही बात है। 2 में दिया हुआ है कि अंदर की पहिए
पर उल्टेगा नहीं, अंदर के पहिए पर नहीं उल्टेगा, बाहर के पहिए पर ही उल्टेगा। ठीक, ये कट गया। ठीक, 3 में दिखाया कि बाहर की तरफ फिसलेगा। हाँ सही बात है कि देखिए जब भी देखिए तिरछा वाला मार्ग को जब टर्न पर एकाएक घुमाता है तो अंदर की थोड़ी आता है, वो बाहर की ओर आता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक, 4 में दिखाया कि अंदर को फिसला, जब ये सही हो गया तो गलत होएगा ही, वाजिब है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको 1 और 3 सही है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 और 3 सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। देखिए पीतल का रंग जो हवा में फीका पड़ जाता है ये आपको हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं सभी ग्रुप में आप इसको शेयर कर दें। ठीक, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और आप लोग को रिवीजन भी करना है तो आप वहाँ जाकर के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, और आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।